हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट पेपर का आंसर की है जो डीडीयू यूनिवर्सिटी में 6 जनवरी 2024 को पेपर हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं आज का जो पेपर आया था ना, आपका बहुत आसान पेपर आया था। ठीक है, चलिए। और समय हमें न मिलने की वजह से मैं समय से अपलोड नहीं कर पाया हूं, तो एक दिन बाद अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था कि ऑर्डिनरी शेयर्स और कॉल्ड यानी साधारण अंश भी कहलाते हैं। तो साधारण अंश समता अंश को कहते हैं, यानी इक्विटी शेयर को। आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मैक्सिमम अमाउंट विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड। कह रहा कि वह अधिकतम राशि जिसके साथ कंपनी पंजीकृत होती है कहलाती है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी अधिकृत पूंजी। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज, यानी किसी सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो सार्वजनिक कंपनी के केसेस में न्यूनतम संख्या 7 होती है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी के केसेस में आपका हो जाता है 2 मिनिमम। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है जब्त किए गए अंशों को पुनः जारी किया जा सकता है। द फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इश्यूड एट। तो पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं, यानी सम मूल्य, प्रीमियम, छूट। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है नॉर्मल शेयर्स कैन बी इश्यूड एट। कह रहा है सामान्य अंशों को जारी किया जा सकता है। ए ऑप्शन है आपका पार पर, बी ऑप्शन है प्रीमियम पर, सी ऑप्शन है डिस्काउंट पर और डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नॉर्मल शेयर को ना हम केवल पार और प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पर नहीं कर सकते। डिस्काउंट पर केवल स्वेट इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 है द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। कह रहा है अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे केवल कंपनी के परिसमापन पर ही वापस लिया जा सकता है कहलाता है। तो उसे हम रिजर्व कैपिटल यानी संचय पूंजी कहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ, यानी अंश आवेदन खाता एक है, तो इसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। कह रहा है कि जब अंश जब्त कर लिए जाते हैं तो अंश पूंजी खाते से डेबिट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना मैंने बताया है। ठीक है, ये याचित मूल्य से यानी कॉल्ड अप वैल्यू से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका द लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड द सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू। कह रहा है कि अंशों को दोबारा जारी करने पर होने वाली हानि जब्त की गई राशि से कम होती है, अधिशेष को हस्तांतरित किया जाता है, कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हम अंशों को रीइश्यू करते हैं ना और लॉस से फॉरफिटेड अमाउंट जब ज्यादा होता है तो उस सरप्लस को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। लास्ट एंट्री बनती है आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूंजी संचय यानी कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 10 है वे अंश जो कंपनी के संचित या अवितरित लाभ में से मौजूदा अंशधारकों को निःशुल्क जारी किए जाते हैं कहलाते हैं। दीज शेयर्स व्हिच आर इश्यूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और कॉल्ड। तो बोनस शेयर बोलते हैं फ्रेंड्स। आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्राइस मोर देन
टू देयर फेस वैल्यू इज कॉल्ड। यानी जब अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी किया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन जब अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी किया जाता है तो प्रीमियम पर बोलते हैं, और अंकित मूल्य से कम पर किया जाता है तो कटौती पर बोलते हैं, और अंकित मूल्य पर ही इश्यू किया जाता है तो उसे समूल्य पर बोलते हैं। ठीक है, तो बी वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बता रखे थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिबेंचर्स डेट आर सिक्योर्ड बाई अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और कॉल्ड। कह रहे कि वे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर शुल्क लगाकर सुरक्षित किए जाते हैं कहलाते हैं। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिवेंचर यानी सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द डिवेंचर्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी और कॉल्ड। कह रहे कि वे ऋण पत्र जो कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होते कहलाते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन दिया हुआ है सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिवेंचर, बी दिया है अनसिक्योर्ड डिवेंचर, तो बी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा कि द डिवेंचर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द एक्सपायरी ऑफ प्री डिसाइडेड पीरियड और कॉल्ड। वे ऋण पत्र जिन्हें पूर्व निर्धारित अवधि की समाप्ति पर कंपनी के अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाते हैं। तो ऐसे डिवेंचर्स को हम कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी परिवर्तनीय ऋण पत्र बोलते हैं। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिवेंचर्स विच डू नॉट कैरी एनी सिक्योरिटी विद रिगार्ड टू द प्रिंसिपल अमाउंट और अनपेड इंटरेस्ट और कॉल्ड। कह रहा है कि वे ऋण पत्र जिसमें मूल राशि का अवैतनिक ब्याज के संबंध में कोई सुरक्षा नहीं होती कहलाते हैं। तो यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, असुरक्षित ऋण पत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डिवेंचर्स विच आर नॉट रिडीम्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और कॉल्ड। कह रहा है कि वे ऋण पत्र जिन्हें कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं किया जाता कहलाते हैं। ए ऑप्शन है आपका नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स, बी है रिडीमेबल डिवेंचर्स, सी है कन्वर्टेबल डिवेंचर, डी है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा ए, नॉन रिडीमेबल डिवेंचर यानी अशोधनीय ऋण पत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड। तो डिवेंचर को पार पर भी इश्यू कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी इश्यू कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी इश्यू कर सकते हैं। तो डी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड एट अ प्राइस इक्वल टू देयर फेस वैल्यू इट इज नोन एज। कह रहे कि जब ऋण पत्रों को उनके अंकित मूल्य के बराबर कीमत पर जारी किए जाते हैं तो इसे कहा जाता है सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन यानी डिवेंचर इशूड एट पार। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, डिवेंचर्स कैन बी इशूड, ऋण पत्र निर्गमित किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, तो इशू तो किया ही जा सकता है कैश के लिए। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी सही है आपका, हम किसी एसेट्स के बदले में भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, किसी के सर्विसेज के बदले में भी इशू कर सकते हैं। सी ऑप्शन दिया हुआ है डिवेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज, तो भाई कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पे भी इशू करते हैं। अगर हम लोन लेते हैं ना, बारो करते हैं, ठीक है, तो कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पे हम डिवेंचर इशू भी करते हैं और एंट्री बनता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, उस पर आधारित जो है, इस एंट्री पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं। ठीक है, तो एंट्री याद रहेगा तो आपका कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस, तो डी वाला ही ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, डिवेंचर इज आल्सो नेम्ड एज, यानी डिवेंचर को हम अन्य नामों से जानते हैं, वो है बॉन्ड। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जब डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और रिडेम्पशन किए जाते हैं प्रीमियम पर, तो एंट्री आपका बनता है। ठीक है, एंट्री वैसे तो दो एंट्री भी आप बना सकते हैं और सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं।
ठीक है। अगर आप डबल एंट्री बनाते हैं तो आपका एंट्री होगा ना, पहला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगर 2 एंट्री बनाते हैं तो। दूसरा एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह की एंट्री बनेगी। तो इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो हो रहा है ना, वो डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंसेज, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड इज पेएबल वेदर प्रॉफिट इज अर्न और नॉट, यानी प्रॉफिट अर्न हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, इंटरेस्ट तो पेड करना ही पड़ेगा। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ कंपनी कैन इशू डिवेंचर्स टू द वेंडर एज अ पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ एसेट्स सच एज इशू ऑफ डिवेंचर इज नोन एज। करे एक कंपनी परिसंपत्तियों की खरीद के लिए भुगतान के रूप में विक्रेताओं को ऋण पत्र जारी कर सकती है। ऐसे ऋण पत्र जारी करने को कहा जाता है। नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन ए ऑप्शन दिया हुआ है, यानी एन इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, डिवेंचर होल्डर और, तो डिवेंचर होल्डर हम कंपनी के लेनदार को बोलते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, एक तरह का ऋणदाता होता है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिवेंचर्स इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू, कह रहा है संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में जारी किए गए ऋण पत्रों को डेबिट किया जाएगा। तो अभी अभी देखिए, मैंने बोला था एंट्री और फिर बोलता हूं कि जब कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पे डिवेंचर को इशू करते हैं तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट होता है, और पूछा डेबिट किया जाएगा तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और अभी देखना आगे पूछेगा कि क्रेडिट किया जाएगा, जब कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पे डिवेंचर को इशू किया जाता है तो क्रेडिट क्या किया जाएगा, तो डिवेंचर अकाउंट। अभी आगे पूछेगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड, यानी शून्य कूपन बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो शून्य ब्याज दर पर, यानी एट जीरो इंटरेस्ट रेट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कह रहा कि एट मैच्योरिटी डिवेंचर होल्डर्स गेट बैक देयर मनी, ये तो सही है ही, और फॉल्स पूछा है। डिवेंचर कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं ना, यही तो गलत है, ठीक है, क्योंकि डिवेंचर का फॉरफीचर तो किया ही नहीं जाता। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड। अभी अभी मैंने बोला था कि क्वेश्चन आगे आएगा, कह रहा है कि जब कोलेटरल सिक्योरिटीज के तौर पे डिवेंचर को इश्यू करते हैं तो एंट्री क्या बनता है, तो अभी अभी मैंने बताया डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डिवेंचर अकाउंट यानी ऋण पत्र खाता। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इज अ, कह रहा है कि ऋण पत्र खाते के मोचन पर प्रीमियम है एक, तो इसको व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्र जारी करने पर हानि की प्रकृति क्या है, ठीक है, तो लॉस ऑफ कैपिटल नेचर, ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है, लॉस ऑफ कैपिटल नेचर यानी पूंजी की प्रकृति की हानि है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 40 के अनुसार वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। यह ऑप्शन आपका बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट, ये तो है ही आपका। बी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट, ये भी है, और सी है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट, ये भी सही है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है,
अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज। ए ऑप्शन है आपका बैलेंस शीट, और बी दिया हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट, और सी दिया है नोट्स टू अकाउंट, और डी दिया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये कह रहा है कि एक लेखांकन अवधि के दौरान व्यवसाय संचालन के परिणाम को दिखाने के लिए तैयार किया गया विवरण कहलाता है। तो व्यवसाय संचालन, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, लाभ हानि खाते का विवरण या आय विवरण। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। फाइनेंशियल पोजीशन जिससे पता चलता है वो आर्थिक चिट्ठा होता है। ठीक है, और ऑपरेशनल जो रिजल्ट जो आपको फाइंड आउट करना होता है ना, तो वो जो होता है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालीन उधार में शामिल नहीं है। ठीक है, तो डिवेंचर तो लॉन्ग टर्म होता ही है या नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है, और बॉन्ड भी आता है, लोन फ्रॉम बैंक मॉर्गेज ये भी आता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, डी वाला ऑप्शन, अर्जित ब्याज और ऋण पत्रों पर देय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक प्रावधान में शामिल नहीं है। ठीक है, तो नहीं है पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो शामिल होता ही है। ठीक है, और प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट और बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं ना, प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट जो होता है ना, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट जो है ना आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। कारण निम्नलिखित में से कौन अमूर्त अचल संपत्ति में शामिल है। तो भाई गुडविल है ही, ब्रांड ट्रेडमार्क है ही, कॉपीराइट पेटेंट माइनिंग राइट्स ये तो है ही। तो डी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सब इंटेंजिबल एसेट्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन अदर करेंट एसेट्स। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य चालू संपत्ति में शामिल नहीं। अन्य चालू संपत्ति यानी अदर करेंट लायबिलिटीज में तो प्रीपेड एक्सपेंसेस तो आता ही है आपका। ठीक है, और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस ये भी आता है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी आता है। आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये करेंट एसेट्स होता है। ये कैश इन हैंड जो होता है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब हेड के अंतर्गत आता है करेंट लायबिलिटीज में, करेंट एसेट्स में। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ए ऑप्शन दिया हुआ है लूज टूल्स इन्वेंट्री होती है, तो भाई होती ही है, इन्वेंट्री के अंतर्गत आता ही है। बी कह रहा है अनपेड डिविडेंड यानी अदर करेंट लायबिलिटी में आता है, तो ये भी सही है आपका। सी कह रहा है कि डेप्टर्स तो ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत आता है, ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत ट्रेड बिल्स रिसीवेबल और डेप्टर्स ये दोनों आते हैं। ठीक है, डी दिया हुआ है बिल्स पेबल ट्रेड रिसीवेबल, तो भाई ये बिल्कुल गलत है, यही वाला ऑप्शन आपका सही है, यही नॉट करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस डज नॉट इंक्लूड यानी दीर्घकालीन प्रावधानों में शामिल नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। तो एक बात बता देता हूं, दीर्घकालीन प्रावधान में ना केवल इंप्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड जो प्रावधान होते हैं वो आते हैं। क्लियर, तो ग्रेचुइटी इंप्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर अर्न लीव ये भी इंप्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट्स ये भी इंप्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड है, और डी प्रोविजन फॉर वारंटी। तो डी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, अदर करेंट लायबिलिटीज इंक्लूड। अदर करेंट लायबिलिटीज में क्या शामिल होता है, यानी अन्य वर्तमान देनदारियों में शामिल है। ए ऑप्शन है आपका अनपेड डिविडेंड, तो ये तो शामिल होता ही है, कॉल इन एडवांस ये भी शामिल होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी शामिल होता है। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 40 है, आइटम्स दैट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन्वेंट्रीज। कह रहा है कि वे चीजें जो रहती है के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये ऑप्शन दिया हुआ है रॉ मटेरियल्स एंड स्टॉक्स इन ट्रेड, तो भाई ये तो शामिल होता ही है। वर्क इन प्रोग्रेस ये भी शामिल होता है, फिनिश्ड गुड्स भी शामिल होता है,
और स्टोर्स एंड स्पेयर्स लूज टूल्स ये भी शामिल होता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं शामिल होता है इन्वेंट्री में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी शोन अंडर द हेड ऑफ करेंट एसेट्स एंड सब हेड ऑफ अदर करेंट एसेट्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु चालू परिसंपत्तियों के शीर्षक और अन्य चालू परिसंपत्तियों के उपशीर्षक के अंतर्गत नहीं दिखाई जाती है। तो आपको बताना है चालू परिसंपत्तियों और अन्य चालू परिसंपत्तियों, ये दोनों के अंतर्गत जो है नहीं दिखाई जाती है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अन्य चालू संपत्तियों के अंतर्गत दिखाया ही जाता है। एडवांस टैक्सेस ये भी उसी में दिखाया जाता है अन्य चालू संपत्तियों के अंतर्गत। डिविडेंड रिसीवेबल जो है ये नहीं दिखाया जाता है। और डिविडेंड कैश इन हैंड है तो ये तो चालू संपत्ति के अंतर्गत दिखाया जाता है, यानी करेंट एसेट्स के अंतर्गत, तो ये तो होगा ही सही, ठीक है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डिविडेंड रिसीवेबल ये नहीं दिखाया जाता है दोनों में कहीं भी, ना करेंट एसेट्स में और ना ही अदर करेंट एसेट्स में, दोनों में कहीं नहीं दिखाया जाता। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट एसेट्स एंड सब हेड ऑफ टेंजिबल एसेट्स। कारण निम्नलिखित में से कौन गैर चालू परिसंपत्ति के शीर्षक और मूर्त संपत्तियों के उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाती है। तो भाई मूर्त संपत्तियां और नॉन करेंट एसेट्स बोला है तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी होगा ही। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंपनी एक्ट वाज अमेंडेड इन, यानी कंपनी अधिनियम को संशोधित किया गया। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कंपनी अधिनियम को तो 1872 में संशोधित किया गया था, 1956 में भी किया था, 1932 में किया गया था, लेकिन लेटेस्ट अगर जो संशोधन किया गया है तो वो किया गया है 2013 में, ठीक है। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे हिसाब से, आप देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 44 है, शेयर का अलॉटमेंट अकाउंट इज, कह रहा है अंश आवंटन खाता है। तो भाई ये व्यक्तिगत खाता है यानी पर्सनल अकाउंट है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट इज शोन सेपरेटली एट द, यानी अग्रिम याचना भुगतान खाते को अलग से दिखाया जाता है। तो भाई अग्रिम याचना भुगतान खाते को, ठीक है, ये लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड ऑफ द बीएस, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट इज शोन एट, कह रहा है कि अंश खाते के निर्गमन पर छूट को दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेड के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर प्रीमियम रिसीव्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट इज शोन एट, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाया जाता है। तो लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंतर्गत दिखाया जाता है, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेड के सब हेड के अंतर्गत दिखाया जाता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, द प्रॉफिट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज कॉल्ड, कह रहा है कि निगमन के बाद की अवधि का लाभ कहलाता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट यानी राजस्व लाभ कहलाता है। और प्रियोर वाला जो होता है ना वो कैपिटल प्रॉफिट यानी कैपिटल रिजर्व कहलाता है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आगे दिया है, देख लेते हैं। कह रहा है फॉर विच पर्पज प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन में नॉट बी यूज्ड, कह रहा है कि निम्नलिखित निगमन से पहले के लाभ का उपयोग किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन दिया हुआ है राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, तो ये तो किया ही जा सकता है। क्रिएट कैपिटल रिजर्व ये भी किया जा सकता है। राइट ऑफ गुडविल ये भी किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ये नहीं किया जा सकता। आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट ऑफ प्रियोर इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज कॉल्ड, तो कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन समाप्त होता है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपका 50 में कितना क्वेश्चन सही है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका जो सेकेंड पेपर का वीडियो है वो सुबह आपका 8 बजे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।